हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जावा में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारी जो स्टेटमेंट्स आती हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। दीज आर द पार्ट ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इनको हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी कह देते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? बिकॉज व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो मान लीजिए हम कोई कंडीशन चेक करते हैं प्रोग्राम में, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा फ्लो किसी और स्टेटमेंट के पास जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसी और स्टेटमेंट के पास जाएगा। तो उनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर हमारा जीरो से बड़ा है और हम प्रिंट करना चाहते हैं ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव नंबर वाली, अगर वो जीरो से लेस है तो हम प्रिंट करना चाहते हैं नेगेटिव वाली। तो हमें दो प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है एट अ टाइम बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू। तो ऐसी स्टेटमेंट्स में हमें ज़रूरत पड़ती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इस ट्यूटोरियल में हम या इस लेक्चर में हम चार तरह की जो है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पहले कवर करना चाहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। दैट इज इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स। ठीक है, they are very simple and you have already studied them in programming in C. So let us look at one by one. First is your if statement. If statement consists of a condition followed by a statement or set of statements. This is the simple syntax. If parenthesis, parenthesis के अंदर condition and set of statements. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी इस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब फ्रॉम दिस पैरेंथेसिस टू दिस पैरेंथेसिस, इस इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेट अस लुक एट दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कोड इनसाइड द बॉडी, इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, इफ बॉडी के अंदर जो हमारा कोड है या स्टेटमेंट्स है। अगर फॉल्स होगा तो इफ स्टेटमेंट के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास ले ली, इफ स्टेटमेंट एग्जांपल, मेन मेथड ले लिया उस क्लास में, उसमें हमने एक नंबर नम वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दे दी 70। अब हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी, इफ पैरेंथेसिस num is less than 100. Now value of num is what? 70. Now 70 is less than 100. Is it true? Yes, this is true. अब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी है, तो इट विल प्रिंट नंबर इज लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इसका सिंटेक्स क्या होगा? इफ कंडीशन वन पैरेंथेसिस सेट ऑफ स्टेटमेंट, इसी ब्लॉक में इफ कंडीशन टू पैरेंथेसिस देन set of statements, parenthesis of second if clause and parenthesis of first if statement। तो इसमें अगर हम इस सिंटेक्स को देखें, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, बट अगर हमारी पहली भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो तब हमारी स्टेटमेंट टू वाली एग्जीक्यूट होगी। तो वन और टू दोनों अगर ट्रू होती हैं तभी स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी, बट स्टेटमेंट वन पहली कंडीशन के ट्रू होने पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मींस एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने दूसरी इफ स्टेटमेंट लगा दी टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। अगेन हमने एक क्लास ले ली, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नेस्टेड इफ, इसमें हमने मेन मेथड ले लिया, इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया वही सेम नम ऑफ इंटीजर टाइप, उसको वैल्यू दे दी 70। अगेन हमने चेक किया इफ नम इज लेस देन 100, 70 इज लेस देन 100, दैट इज ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा ये पहली स्टेटमेंट, नंबर इज लेस देन 100। फिर हमने चेक किया, फिर हमने दूसरा इफ लगा दिया, दिस इज नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, तो नंबर क्या था हमारा 70,
70 is greater than 50, num is greater than 50, तो it will also print the second statement. तो सेकंड स्टेटमेंट अब आप देख सकते हैं हमारी कब एग्जीक्यूट हुई है, जब पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी true। तो आउटपुट इसकी आ जाएगी नंबर इज लेस देन 100 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 50। दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी कम टू इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। इफ कंडीशन देन द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, एल्स ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ भी हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। दीज आर आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ठीक है, the statement inside if would execute if the condition is true and the statement inside else would execute if the condition is false. This is the flow chart for this. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड इनसाइड द इफ बॉडी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड इनसाइड द एल्स बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एल्स एग्जांपल, मेन मेथड ले लिया, एक हमने नम वेरिएबल ले लिया अगेन इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दे दी हमने 120। अब हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। इफ में हमने कंडीशन क्या दे दी, नम इज लेस देन 50। नाउ वैल्यू ऑफ नम इज व्हाट, 120। 120 इज लेस देन 50। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। तो ये कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में, एंड इट विल प्रिंट द नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। If else if statement is used when we need to check multiple conditions। सेम हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो हम if else if statement यूज करते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, if else if के अंदर सिर्फ एक if होगा, if स्टेटमेंट होगी और एक else स्टेटमेंट होगी, उसके बीच में सारी else if वाली स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। जैसे एक सीढ़ी होती है आपकी, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, उसी तरह से एक लैडर की फॉर्म में ये बन जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इफ दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये मान लीजिए फॉल्स है तो ये जाएगा एल्स इफ में। एल्स इफ में अगर कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है कंडीशन तो ये वाली इस ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर मान लीजिए ये भी फॉल्स है, इट विल गो एंड चेक द थर्ड कंडीशन, एल्स इफ में जाएगा, फिर थर्ड कंडीशन चेक करेगा। मान लीजिए ये भी फॉल्स आ जाती है, अगर ये ट्रू आ जाती है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये फॉल्स आ जाती है तो इट विल गो टू द एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक में कब जाएगा, जब सारी की सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो एक लैडर की तरह ये बन गई है, इसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, so the most important point to note here is that in if else if statement, as soon as the condition is met, जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली होगी। ठीक है, and that's getting if none of the condition is met then the statement inside else। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्लास ले ली इफ एल्स इफ एग्जांपल, मेन मेथड ले लिया हमने, अगेन नंबर ले लिया एक int टाइप का, उसको वैल्यू दे दी 1234। ठीक है, 1234। अब हमने इफ एल्स इफ लेटर बना दिया या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लिख दी। इसमें हमने सबसे पहले कंडीशन क्या दी है, इफ नम इज लेस देन 100 एंड दिस इज लॉजिकल एंड। कल हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, नम इज लेस देन 100, नम की वैल्यू क्या है 1234। नाउ 1234 इज लेस देन 100, नो। अब पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो ये पूरा का पूरा, जब हम फॉल्स को किसी दूसरी स्टेटमेंट के साथ एंड करेंगे किसी भी तो चाहे ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड में तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इफ ब्लॉक से ये कहाँ पे आ जाएगा, एल्स इफ में। एल्स इफ में अगेन हम चेक करेंगे 1234 इज लेस देन 1000, अगेन इट इज ग्रेटर देन 1000, तो ये वाला भी पूरा ब्लॉक हमारा क्या होगी, कंडीशन फॉल्स।
अगेन एंड, लॉजिकल एंड यूज किया हुआ है, तो इट विल कम टू द थर्ड एल्स इफ स्टेटमेंट. अगेन 1 2 3 4 इज लेस देन 10,000, इट इज ट्रू. तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000. 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 1000, ये कंडीशन भी ट्रू होगी. तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट इट्स अ 4 डिजिट नंबर. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल. क्लियर है? आउटपुट हमारी आ गई, इट्स अ 4 डिजिट. नेक्स्ट वी कम टू स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट भी हम मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल चॉइसेस जहां हमारी होती हैं, और हर एक चॉइस के लिए हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करनी हो. मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल कंडीशंस के लिए ही हम स्विच केस स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, या हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पहले. स्विच पैरेंथेसिस वेरिएबल और इंटीजर एक्सप्रेशन. अब इसमें वेरिएबल भी आ सकता है और एक्सप्रेशन भी आ सकती है, इंटीजर की एक्सप्रेशन. फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट केस. केस के बाद आएगा, केस इज द कीवर्ड, कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू. अगेन केस कांस्टेंट, देन लास्ट केस इज डिफॉल्ट. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. जो हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं वो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं. ठीक है, अगर हम विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे तो वो सारे केसेस की आउटपुट को दिखाता रहेगा. एग्जांपल देख लेते हैं पहले. हमने स्विच केस एग्जांपल की एक क्लास ले ली, एग्जांपल 1 की. अब इसमें हमने एक मेन मेथड ले लिया, एक नम वेरिएबल ले लिया इंटीजर, उसको वैल्यू दे दी हमने 2. अब स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, वेरिएबल भी. हमने क्या दे दी? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में हमने क्या दे दिया? नम प्लस 2. नम की वैल्यू कितनी थी? 2. 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4. तो स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? कंट्रोल को उस पर्टिकुलर केस के साथ जो कांस्टेंट है उस वैल्यू पे ले जाती है. अब स्विच 4, यहाँ पे 4 वाला कोई केस नहीं है. अगर इनमें से कोई भी केस नहीं मिलता तो ये कौन सा एग्जीक्यूट कर देता है? डिफॉल्ट. तो ये डिफॉल्ट केस में चला गया एंड इट हैज प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू इज नम. नम वैल्यू क्या थी हमारी? 2. तो डिफॉल्ट वैल्यू इज. ठीक है, इन स्विच आई गेव एन एक्सप्रेशन. ठीक है, वी कैन आल्सो गिव वेरिएबल. हमने नम प्लस 2 दी, नम को वैल्यू दे दी 2. आफ्टर एडिशन उसकी वैल्यू 4 होगी. सिंस देयर इज नो केस डिफाइंड विद द वैल्यू 4, तो डिफॉल्ट केस हमारा. इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया हमने. अगर एक्सप्रेशन पर्टिकुलर केस 1 में जा रही है, अगर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद वैल्यू 1 आती है तो केस 1 में जाएगी. अगर 2 आती है तो 2 वाले केस में जाएगी. 3 आती है तो 3 में. अगर इनमें से कोई में भी नहीं आती इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की, ना 1 आती, ना 2 आती, ना 3, तो इट विल गो टू द डिफॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस. अब ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में वैसे ऑप्शनल है, बट इसके बिना हमारा स्विच केस का इतना ज़्यादा यूज नहीं रहता. वो हम इस एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या यूज है. ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है? आपको किसी भी स्टेटमेंट से या लूप से बाहर लेके आती है. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. स्विच केस का एग्जांपल 2 ले लिया हमने, क्लास मेन मेथड ले लिया, इंटीजर आई ले लिया, उसको वैल्यू दे दी हमने 2. नाउ स्विच आई. अब स्विच के अंदर हम या तो वेरिएबल ले सकते हैं, एक्सप्रेशन. अब हमने क्या ले लिया? वेरिएबल. स्विच 2. 2 का मतलब हो गया इट विल लुक एट द कांस्टेंट वैल्यू 2. कहाँ पे मैच कर गया? 2 पे. केस 2 पे गया, इट विल प्रिंट केस 2. अब कायदे से इसको सिर्फ केस 2 ही प्रिंट करना चाहिए था, बट इसकी आउटपुट क्या आएगी? केस 2, केस 3, केस 4 एंड डिफॉल्ट. व्हाई?
बिकॉज हमने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। केस 2 के बाद जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब इसमें इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। अब हम आउटपुट चाहते थे सिर्फ केस 2, बट आउटपुट क्या आ रही है, केस 2, 3, 4 एंड डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन यू वांट योर प्रोग्राम फ्लो टू कम आउट ऑफ द स्विच बॉडी। स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच की बॉडी से अगर हम बाहर आना चाहते हैं तो, या एग्जीक्यूशन के फ्लो से हम बाहर आना चाहते हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसी एग्जांपल में अब हमने क्या किया, सेम था पूरा एग्जांपल, एग्जांपल 2 ही था। उसमें हमने अब क्या कर दिया, हर केस के एंडिंग में, केस 1 के एंडिंग में क्या लगा दी, ब्रेक स्टेटमेंट। केस 2 के एंडिंग में ब्रेक, केस 3 के एंडिंग में ब्रेक, केस 4 के एंडिंग में ब्रेक। डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद कोई केस नहीं होता। ठीक है, अब अगेन आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 2, switch to, it will go to the case 2, it will print case 2। उसके बाद इसको क्या स्टेटमेंट मिलेगी, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी, कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, स्विच वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारी, केस 2। और हम यही चाहते थे, अगर सेकंड केस चूज कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है, तो इट विल स्विच टू द केस 2 ओनली। ठीक है, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं स्विच केस के लिए। ठीक है, now we can see that only case 2 had been executed and rest of the cases are ignored। अब इसमें वही क्वेश्चन बनता है कि why did not I use break statement after default। डिफॉल्ट के बाद वैसे ही कंट्रोल हमारा बाहर आ जाता है। डिफॉल्ट इज द लास्ट केस, जब कोई भी केस मैच नहीं होता तो हमारा डिफॉल्ट केस होता है। तो कंट्रोल इसके बाद तो वैसे ही बाहर आना होता है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं। Few important points about switch case. Case does not always need to have order of 1 2 3 है। अब कोई जरूरी नहीं कि केस हम जो स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें जो ऑर्डर ले रहे हैं केसेस का, जैसे हमारा ये एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हमने केस 1 पहले लिया फिर केस 2, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। केस 1 के बाद आप 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। तो कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है केसेस में, केस कीवर्ड के बाद। ठीक है, ऑल्सो केस डज नॉट नीड टू बी एन इन असेंडिंग, ना असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है ना डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड इज, वी कैन आल्सो यूज कैरेक्टर्स इन स्विच के स्टेटमेंट। हम कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने कैरेक्टर ले लिया सी एच इज इक्वल टू बी, और स्विच के अंदर हमने क्या डाल दिया, बी। अब हम किससे मैच कर रहे हैं इसको, कैरेक्टर से। अब जहां पे इसको बी वाला कैरेक्टर मिलेगा वो वाले केस को ये चला देगा। बी वाला कैरेक्टर कहाँ मिला, केस बी। केस बी में क्या प्रिंट कर देगा, केस 2, और इस प्रोग्राम से बाहर। The expression given, next point is, the expression given inside switch should result in a constant value, otherwise it will not be। अब स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो, उसकी आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है कांस्टेंट वैल्यू, तो वो इनवैलिड स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, अब इसको हम अगर इवेल्युएट करें, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 23 कितना हो गया, 20। अगर इसको इवेल्युएट करें, 1 × 2 कितना हो गया, 2, 2 + 3% 4, 3% 4 मतलब 3 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी इवेल्युएट हो वो तो वैलिड होती है। अब ये वाला स्विच केस देखिए, AB + CD, A + B + C। अब A B + CD से कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, ए बी प्लस सी डी से कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, ना ए प्लस बी प्लस सी से कोई आ रहा, तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स आर अलाउड, which means you can have one switch statement inside another switch statement. However, it should be avoided to make, as it makes the program more complex and less readable। हम switch statements की भी nesting कर सकते हैं, but we should avoid it, क्योंकि उससे हमारा
जो प्रोग्राम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स और लेस रीडेबल बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने 4 तरह की इफ स्टेटमेंट पढ़ी हैं। पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और लास्ट हमने पढ़ी थी इसमें स्विच केस। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम स्विच केस या इफ एल्स इफ में से यूज कर सकते हैं या नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स इन जावा या लूप्स इन जावा। अब लूप स्टेटमेंट्स हम कब यूज करते हैं? अगर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करके दिखाइए, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स तो नहीं लिखोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को 100 टाइम्स लिखो। तो दैट इज वेरी, यू कैन से रॉन्ग थिंग कि हम एक प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स लिख रहे हैं 100 नंबर को प्रिंट कराने के लिए। तो जो स्टेटमेंट हमें बार बार प्रिंट करनी है, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करनी है, ठीक है, तो उसको हम लूप स्टेटमेंट्स के हेल्प से लूप्स के अंदर डाल देते हैं, लूप ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। उसको हम कहते हैं लूप्स इन जावा। तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a particular condition is satisfied। ठीक है, तो लूप्स हम या लूप स्टेटमेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हम पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं जब तक कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो। अब जावा में हमारी 3 तरह की हैं लूप स्टेटमेंट्स: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। सो विल स्टार्ट विद द फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए। फॉर लूप में सबसे पहले फॉर initialization, then condition, then increment, then the set of statements। अब फॉर लूप में एक साथ तीनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, कंडीशन भी चेक हो रही है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है। लूप को हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं या डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। लूप को यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन चेक की, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा, तब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन या तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो। अब इसका हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने इनिशियलाइज लूप को इनिशियल कंडीशन दे दी। अगर इनिशियल कंडीशन से हमारी ट्रू हो जाती है तो वो जो लूप के अंदर स्टेटमेंट है उसको रन कर देगा। ठीक है, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो सीधा बाहर आ जाएगा। अगर वो ट्रू हो जाती है तो उसके लूप की अंदर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर। तो लेट अस, इसमें हमारे 3 स्टेप्स हैं अगर आप देखना चाहें। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, लूप को इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड स्टेप में हम कंडीशन इवेल्युएट करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगी लूप के अंदर वाली, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उससे वो बाहर आ जाएगा फॉर लूप से। थर्ड स्टेप क्या है? आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप बॉडी, एक बार लूप चलने के बाद वो क्या करेगा? थर्ड स्टेटमेंट लूप के काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और जितनी बार हम, मान लीजिए हम 10 टाइम्स लूप को चलाना चाहते हैं, तो ये 10 टाइम्स हमारा 9 टाइम्स हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब इंक्रीमेंट करने के बाद वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा और उसको रीवैल्यूएट करेगा। लेट अस लुक एट एग्जांपल, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्लास ले ली फॉर लूप एग्जांपल। ठीक है, इसमें एक हमने मेन मेथड ले लिया, मेन मेथड में हमने फॉर लूप लगा दिया। अब आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखिए।
फॉर लूप के अंदर हम तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठा यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, दैट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन में हमने इंटीजर आई को इनिशियल वैल्यू दे दी 10। कंडीशन हमने क्या लगाई है, आई इज ग्रेटर देन 1। और डिक्रीमेंट कंडीशन हमने क्या लगाई है, आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस हमने कल पढ़ा था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑटो डिक्रीमेंट। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई को एक वैल्यू से 1 से डिक्रीमेंट करना। अब हमारा इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा जब ये स्टेटमेंट चलेगा, लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या थी, 10। 10 को हमने चेक किया 1 से, 10 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ आई इज 10। फिर ये दोबारा जाएगा, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या थी हमारी, 10, आई की वैल्यू अब क्या होगी, 9। 9 होगी अब आई की वैल्यू। आई की वैल्यू 9 को फिर चेक करेगा 1 से, 9 इज ग्रेटर देन 1, अगेन इट विल प्रिंट 9। आई को फिर डिक्रीमेंट कर देगा, 8 7 6 5 4 3 2, 2 तक ये प्रिंट कर देगा। जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, इट विल अगेन, आई की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, डिक्रीमेंट होके क्या आ जाएगा, 1। फिर ये चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स होगा, तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, इट विल कम आउट ऑफ द फॉर लूप। तो 10 से लेके 2 तक की वैल्यू ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। तो इसमें हम देख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 तो इनिशियल होगी हमारी एक्सप्रेशन, आई इज इक्वल टू आई ग्रेटर देन 1 हमारी कंडीशनल होगी, और आई माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट। इनफिनाइट फॉर लूप है कि अगर हमारा कंडीशन मेट ना हो, कंडीशन कभी ऐसी ट्रू ही ना हो, फॉल्स ही ना हो, सॉरी ट्रू नहीं, कभी फॉल्स ही ना हो, तो वो हमारा इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, प्रोग्राम लूप से बाहर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हम कंडीशन क्या दे रहे हैं इनिशियल, आई इज इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस। अब 1 इज ग्रेटर तो नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1 है, तो प्रिंट कर देगा 1। आई की वैल्यू क्या होगी अब 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आई हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा, तो ये कभी भी इस लूप से बाहर नहीं आएगा। तो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट फॉर लूप, ठीक है। या फिर अगर हम फॉर में कुछ भी कंडीशन ना दें और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दें, ना इनिशियल कंडीशन दें, और सिंपल दो हम सेमी कॉलन्स के साथ अगर लूप स्टार्ट करते हैं, तो भी हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाता है। फॉर लूप का सबसे मेन जो एग्जांपल है, फॉर लूप का जो सबसे मेन एप्लीकेशन है, वो हम इसको एरे के साथ यूज करते हैं। एरे हमने जैसे सी में पढ़ा था, एरेज क्या होता है हमारा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स, ठीक है। या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में अगर हम एरे हमारा जो स्टोरेज करता है सेम टाइप के एलिमेंट्स। अब मान लीजिए ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमने एक फॉर लूप एग्जांपल देख लिया, क्लास ले ली, फॉर लूप एग्जांपल 3। इसमें हमने एक मेन मेथड ले लिया, इस मेन मेथड में हमने एक एरे ले लिया इंटीजर टाइप का, उसमें हमने 4 वैल्यूज ये स्टोर कर, ठीक है। अब एरे हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो एरे का साइज क्या है 4, और इसका इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके 3 तक। तो हम इस एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर इनिशियल कंडीशन क्या दे दी, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करेगा, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। कंडीशन क्या लगा दी, आई क्या है हमारा इनिशियली 0 लेस देन एरे की लेंथ क्या है हमारी 4, एरे डॉट लेंथ इज 4। तो 0 से शुरू कर रहे हैं, तो हमारी 4 माइनस 1 3 हो जाएगी, क्योंकि हम 0 1 2 3, तो आई लेस देन 3 हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस, 0 लेस देन 1 है, तो पहला एलिमेंट प्रिंट कर देगा, एरे 0 2 प्रिंट कर देगा। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई 1 इज लेस देन 3, इट विल प्रिंट द एरे 1 वैल्यू, दैट इज 11। 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, इट विल प्रिंट
45, 3 हो जाएगी वैल्यू, इट विल प्रिंट 9। फिर आई प्लस प्लस करेंगे तो इट विल बी 4, 4 इज लेस देन 3, ये फॉल्स हो गया, इट विल कम आउट ऑफ द। तो इस तरह से हम फॉर लूप से एरे के सारे इटरेशन कर सकते हैं या ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं एरे। ठीक है। फॉर लूप में एक टाइप का और लूप होता है एरे को इटरेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनहांस्ड फॉर लूप। इस ये भी वही काम करता है, एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करता है, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल। इसके सिंटेक्स में ना तो हम इनिशियल कंडीशन देते हैं, ना तो हम इनिशियल स्टेट इनिशियलाइजेशन करते हैं, ना कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं। इसका सिंटेक्स सिंपल है, हम सिंपली राइट कर देते हैं इंटीजर नम, जिसके अंदर हम एरे को स्टोर करना चाहते हैं, वो वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देते हैं, कॉलन नेम ऑफ द एरे। तो ये क्या करेगी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉर लूप को एनहांस करती जाएगी। इट एरे का मतलब है 0th एलिमेंट किसको दे देगी, नंबर को। उसके बाद सेकंड टाइम एरे की वैल्यू 1, एरे एरे 1 मतलब 11 प्रिंट कर देगी, फिर 45, फिर 9। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एनहांस फॉर लूप क्या करता है, एनहांस फॉर लूप आपका लूप के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हम ट्रैवर्सिंग उसकी करते हैं या उसको इटरेट करते हैं। लूप के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हम इटरेट कर सकते हैं या ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉर एनहांस फॉर लूप। इसमें और फॉर लूप में सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है, और इसको हम सिर्फ एरे इटरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग्स के ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग का एरे ले लिया, उसमें हमने हाई हेलो बाय 3 स्ट्रिंग्स ले ली, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली एक str जिसमें हम रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं, और एरे का नाम। ठीक है। दिस इज योर फॉर लूप। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वी कम टू व्हाइल लूप इन जावा। व्हाइल लूप भी वही काम करता है, ये भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है जब तक हमारी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, व्हाइल कंडीशन एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब ये कैसे काम करता है, जब तक व्हाइल के अंदर जो ये पैरेंथेसिस है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। दिस इज द फ्लो चार्ट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर ट्रू है इट विल कंटिन्यू printing the set of statements repeatedly until the condition becomes false। तो जब तक कंडीशन हमारी false नहीं होती, ये set of statements को repeat करता रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास ले ली while loop एग्जांपल, एक मेन मेथड ले लिया, इंटीजर एक i ले लिया, उसको हमने 10 कर दिया। अब हमने कंडीशन क्या लगा दी, while i is greater than 1, जब तक i हमारा 1 से बड़ा है। अब while loop में आपको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन तक पहुंचना जरूरी है, इसीलिए हम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। आई की जो भी हम कंडीशन, जो भी हमारा काउंटर है, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना आपको जरूरी है। तो अब आप देखिए प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 10, 10 इज ग्रेटर देन 1, तो ये प्रिंट क्या कर देगा, 10। फिर आई को क्या किया, डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या होगी, 9, 9 को चेक किया 1 से, 9 इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट कर दिया 9। देन वैल्यू क्या होगी आई की, 8, 8 इज ग्रेटर देन 1, अगेन प्रिंट द 8। कब तक प्रिंट करता रहेगा, 2 तक। जैसे आई की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट कर दिया 2। आई की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये 10 से लेके 2 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाइल लूप। क्लियर। तो आप देख सकते हैं फॉर लूप में हमने तीनों स्टेटमेंट्स फॉर के अंदर डाल दी थी। 3 स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी होती है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियलाइजेशन जिसमें हम इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं, देन कंडीशनल, कंडीशन चेक करते हैं, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट।
इसमें भी हम वही यूज कर रहे हैं, बट इसमें हम इनिशियल कंडीशन वाइल लूप से पहले दे देते हैं। वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं और उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल। ऐसे ही जैसे इन्फिनाइट फॉर लूप किया था, वैसे ही हमारा इन्फिनाइट वाइल लूप भी हो सकता है। इन्फिनाइट वाइल लूप कब होएगा? जब कोई हमारी ऐसी कंडीशन होगी जो कभी फॉल्स होगी ही नहीं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2, हमने आई की वैल्यू क्या ले ली? 10। वाइल आई इज ग्रेटर देन 1, हम प्रिंट कर रहे हैं आई की वैल्यू, पर आई को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी? 10। 10 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है तो प्रिंट कर देगा 10। आई की वैल्यू क्या होगी? 11। अब आई की वैल्यू हमेशा 1 से तो बड़ी रहेगी क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये लूप हमेशा किस इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इफ दिस प्रोग्राम विल नेवर कम आउट ऑफ द लूप। या फिर हम वाइल के अंदर हम ट्रू कंडीशन देके भी हम इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। अब एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं वाइल लूप से? हमने एक क्लास ले ली वाइल लूप एग्जांपल, मेन में हमने एक एरे ले लिया इंटीजर का जैसे पहले लिया था 2, 11, 45, 9। अब इसका इंडेक्स हमने 0 से आई, जो आई है हमारा वो इंडेक्स इसका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3। तो इसका साइज, तो हमारा इसका साइज क्या है? 4। तो आई लेस देन 4। अब आई क्या है इनिशियली? 0। 0 लेस देन 4, तो एरे ऑफ 0 प्रिंट कर दिया। एरे ऑफ 0 क्या हो गया? 2। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 इज लेस देन 4, तो प्रिंट कर दिया एरे ऑफ 1, कितना हो गया? 11। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 इज लेस देन 4, इट विल प्रिंट एरे ऑफ 2। ठीक है, एरे ऑफ 2 इज 45। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 इज लेस देन 4, ट्रू, तो एरे ऑफ 3, 9 प्रिंट कर दिया। आई प्लस प्लस कितना हो गया? 4। 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल कम आउट ऑफ द। तो इस तरह से हम एरे को भी इटरेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर वाइल लूप। नेक्स्ट वी कम टू डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी वही काम करता है जो वाइल लूप करता है। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप सिमिलर होते हैं, बट उसमें एक डिफरेंस होता है। वाइल लूप में हम कंडीशन को पहले चेक करते हैं, फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, लूप की बॉडी वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बट डू वाइल लूप में आपकी कंडीशन एक बार लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आप कंडीशन को चेक करते हो। सिंटेक्स से ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। डू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, देन वाइल कंडीशन। अब डू के बाद आपकी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट पहले एक बार एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आप कंडीशन को चेक करो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू। इसका वो देख लेते हैं हम फ्लो चार्ट। कोड इनसाइड डू वाइल लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है ना। इनिशियली एक बार हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है कंडीशन तो लूप चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उससे बाहर आ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डू वाइल लूप एग्जांपल, मैंने एक क्लास ले ली, इंटीजर आई को हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 10। अब डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो ये पहले क्या प्रिंट कर देगा? आई की वैल्यू। आई की वैल्यू इनिशियल क्या है? 10। 10 प्रिंट कर दिया। अब आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस इज योर डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू क्या होगी? 9। 9 इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट कर देगा 9। फिर 8, फिर 7, फिर 6, 2 तक चलेगा ये। 2 इज ग्रेटर देन 1, प्रिंट द वैल्यू ऑफ 2। 2 की वैल्यू प्रिंट करने के बाद जब हम डिक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 इज ग्रेटर देन लूप से बाहर। तो सिमिलर कंसेप्ट है, बस इसमें मेन डिफरेंस क्या है? इसमें वो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा डू वाले ब्लॉक की, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। एरे का भी एग्जांपल देख लेते हैं डू वाइल लूप से। वही हमने सेम एरे ले लिया, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली हमने इंटीजर आई को वैल्यू दे दी 0, बिकॉज इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 0। डू प्रिंट करा दी एरे आई, एरे 0, पहला इंडेक्स प्रिंट कर दिया 2, उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया,
तो i प्लस प्लस कितना हो गया, एरे ऑफ वन, एरे ऑफ वन प्रिंट कर दिया इसने। फिर डू, फिर एरे ऑफ वन ने कंडीशन चेक की, वन इज लेस देन फोर, ऊपर जाएगा, इट विल प्रिंट द एरे वन 11। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, टू, फिर टू इज लेस देन फोर, it will again go and print the array 2 45, then again I की value it will again print this I की value क्या होगी 3, 3 is less than 4, again it will print array of 3 that is 9, and now I plus plus क्या हो गया 4, 4 is less than 4, मतलब ये false हो गया। तो इस तरह से आपका ये डू वाइल लूप एरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस यही है कि डू वाइल में वो पहले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है। वाइल में वो पहले कंडीशन चेक करता है, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूस स्टेटमेंट इन जावा। कंटिन्यूस स्टेटमेंट हम लूप्स के अंदर यूज करते हैं। जैसे ही हमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट मिलती है तो कंट्रोल हमारा जंप कर जाता है बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन, skipping the execution of the statement inside the loop body for the current iteration। ये हम तब यूज करते हैं, ये हमारा तब यूजफुल होता है जब हम लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम पर्टिकुलर इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हमने क्लास ले ली कंटिन्यू एग्जांपल, मेन मेथड ले लिया, अब हमने फॉर लूप लगा दिया इसमें। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, j इक्वल टू 0, कंडीशन क्या दी है, लेस देन इक्वल टू 6, तो जब तक ये लूप कब तक चलेगा, 0 से लेके 6 तक, ठीक है, 0 से लेके 6 तक। अब j प्लस प्लस, दिस इज द इंक्रीमेंट, तो अब हमने इसमें इफ कंडीशन लगा दी। इनिशियली j की वैल्यू क्या है, 0, इफ 0 इक्वल टू 4, अगर 0 4 के बराबर है, 0 4 के बराबर है नहीं, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स। इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द j 0, ठीक है। उसके बाद फिर j की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 इज इक्वल टू 4, नो, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 1, देन j की वैल्यू प्लस प्लस क्या होगी, 2, 2 इज इक्वल टू 4, नो, इट विल अगेन कम आउट ऑफ द लूप, प्रिंट द वैल्यू 2, j की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस 3, 3 इज इक्वल टू 4, नो, अगेन प्रिंट द वैल्यू 3, देन j प्लस प्लस j इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, हाँ ये ट्रू है। तो अब ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट से आपका क्या करेगा, अब आपका ये कंटिन्यू के जो बाद स्टेटमेंट आ रही है उसको ब्लॉक स्किप कर देगा। अब इसने कौन सी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, प्रिंट वाली स्टेटमेंट को। अब ये सीधा फिर j प्लस प्लस पे चला गया, j प्लस प्लस पे j की वैल्यू क्या कर देगा, 5, 5 इज इक्वल टू 4, नो, इट विल प्रिंट 5, j प्लस प्लस 6, 6 इज इक्वल टू 4, नो, इट विल प्रिंट द 6। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू में जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, उसने करंट इटरेशन को स्किप कर दिया, 4 वाली इटरेशन को स्किप करके इट हैज जंप टू द j प्लस, और इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट थी उसको स्किप कर दिया। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। As we have noticed, value 4 is missing because when the value of variable j is 4, the program encountered a continue statement which makes it to jump at the beginning of the for loop. ठीक है, this is the syntax of the continue statement, this is the loop। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू है, ट्रू के बाद अगर कंडीशन में कंटिन्यू आ जाता है तो इट विल अगेन गो टू द बिगिनिंग ऑफ द कंडीशन। अगर नो है तो जो लूप के अंदर की बॉडी है आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंटिन्यू आ जाता है तो एकदम वहीं करंट इटरेशन से ही कंडीशन को चेक करना शुरू कर। वाइल लूप में भी देख लेते हैं इसका एग्जांपल कंटिन्यू का। वाइल लूप में भी हमने वही काउंटर ले लिया, एक इंटीजर काउंटर 10,
while कंडीशन लगा दी, काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इफ काउंटर इज इक्वल टू 7, काउंटर माइनस माइनस कंटिन्यू, और इसको प्रिंट कर दिया, फिर काउंटर माइनस माइनस. अब आप देखिए कैसे काम करेगा ये प्रोग्राम. 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 10, अब हमारा इनिशियल काउंटर की वैल्यू क्या थी? 10. 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है. अंदर चला जाएगा, ये अंदर चेक करेगा 10 इज इक्वल टू 7, नहीं, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा. क्या प्रिंट कर देगा? 10 की वैल्यू. काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिया, 10 की जगह अब क्या आ गया? 9. 9 को चेक करेगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू. फिर 9 इक्वल टू 7, नहीं, प्रिंट कर देगा 9. फिर 8, इस काउंटर काउंटर माइनस माइनस 8 हो गया. 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 7, नो, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 8. फिर डिक्रीमेंट कर देगा, 7 हो गया काउंटर, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू. 7 इक्वल टू 7, ट्रू. तो काउंटर को क्या कर दिया इसने? माइनस माइनस. तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 6. कंटिन्यू विल अगेन टेक इट टू द कंडीशन. 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू. 6 इक्वल टू 7, नो. तो इसने एक तरह से 7 वाली वैल्यू को स्किप कर दिया. तो जहां पे कंटिन्यू आई, वहां पे उसने उस वाले करंट इटरेशन को स्किप कर दिया. ऐसे ही सिमिलरली हम डू वाइल में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा. ब्रेक स्टेटमेंट हम दो सिनेरियो में यूज करते हैं. एक सिनेरियो हम कर चुके हैं स्विच केस के अंदर. स्विच केस में हमने देखा था कि जैसे ही हमें केस के एंडिंग में, हर केस के एंडिंग के पीछे हम क्या लिखते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि हम स्विच ब्लॉक से, स्विच केस ब्लॉक से बाहर आ सकें. दूसरा इसका यूज है, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं अगर हम लूप से बाहर आना चाहते हैं. तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आपको एनकाउंटर होगी लूप में, आपका जो प्रोग्राम है, कंट्रोल है, लूप से बाहर आ जाएगा और बाकी इटरेशंस के लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं. ये हमारा एक एग्जांपल है, ब्रेक एग्जांपल 1. इसमें हमने नंबर ले लिया एक इंटीजर, उसको 0 कर दिया इनिशियली. अब हमने वाइल लूप में कंडीशन लगा दी, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100. अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ नंबर इज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, नंबर की वैल्यू क्या थी इनिशियली? 0, तो 0 प्रिंट कर दिया. फिर इसने चेक करा, इफ नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर हमारा 2 है, नहीं, तो इससे बाहर आ जाएगा, नंबर को इंक्रीमेंट कर देगा. नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1. 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू. इट विल प्रिंट 1. 1 इज इक्वल टू 2, नो, तो ये बाहर आ जाएगा इससे. ये कंडीशन फॉल्स है इफ वाली, तो ये नम प्लस प्लस कितना हो गया? 2. नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा. इसके बाद चेक करेगा, इफ 2 इक्वल टू 2, ये ट्रू है, तो ये ब्रेक कर देगा. जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इसको मिलेगी, ये आगे लूप में नहीं जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द लूप. तो बाहर आके इसने प्रिंट कर दिया आउट ऑफ. ऐसे ही हम इसको फॉर लूप में भी कर सकते हैं. फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू 100 हमारी इनिशियल कंडीशन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वेरिएबल माइनस 1. तो इनिशियली 100 से शुरू होएगा, सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा? 100. माइनस माइनस क्या हो गया? 99. 100 इज इक्वल टू 99, ठीक है. तो ये इस कंडीशन फॉल्स होएगी, तो ये आपका वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 99. 99 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू. इट विल प्रिंट द वैल्यू 99. अब 99 इज इक्वल टू 99, ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, तो ये ब्रेक हो जाएगा. इसके बाद ये फॉर लूप से बाहर. स्विच केस का हमने एग्जांपल देख ही लिया था. स्विच केस के में अगर हम केस के बाद ब्रेक करते हैं, तो ये पर्टिकुलर केस से बाहर आ जाता है. देख लेते हैं दोबारा. ये हमने वेरिएबल ले लिया num2, स्विच के अंदर हमने num2 डाल दिया, num डाल दिया. अब num का मतलब 2 वैल्यू, स्विच 2, तो ये केस 2 पे जाएगा, केस 2 पे जाके प्रिंट कर देगा केस 2. अब केस 2 के बाद इसको कौन सी स्टेटमेंट मिल गई? ब्रेक से, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, स्विच केस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा. तो ब्रेक स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं दो सिनेरियोज में. पहला है, अगर हमें फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप से बाहर आना हो, किसी भी लूप से अगर हम इंस्टेंटली बाहर आना चाहते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे. या फिर स्विच केस स्टेटमेंट में हम विद स्विच केस ब्लॉक से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं.
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। अब कंटिन्यू और ब्रेक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ब्रेक आपको लूप से बाहर लेके आता है, कंटिन्यू आपकी करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो इस लेक्चर में, थैंक यू फॉर द